मेरी जेठानी खुशबू बहुत खूबसूरत थी। इतनी खूबसूरत कि कोई भी उसे देखता तो उस पर फिदा हो जाता। खुशबू की सबसे बड़ी समस्या भी उसकी खूबसूरती ही थी। इसी खूबसूरती की वजह से खुशबू के पति मानव अपनी पत्नी को कहीं जाने नहीं देते। मानव को डर था कि ज़्यादा आज़ादी देने से कहीं उनकी सुंदर बीवी हाथ से न निकल जाए। शायद यही वजह थी कि मेरे ससुराल आने के बाद मेरी जेठानी कभी अपने मायके नहीं गई। मेरी शादी 4 साल पहले हुई थी। मेरी शादी के तुरंत बाद ही मेरे जेठ मानव की शादी खुशबू से हुई थी। यह बात मेरी समझ से बाहर थी कि बड़े भाई के कुंवारे रहते पहले छोटे भाई की शादी क्यों हुई। खुशबू मेरी जेठानी थी, लेकिन मेरे बाद वह ससुराल आई थी। फिर भी खुशबू जैसी जेठानी को पाकर मैं बेहद खुश थी। वह मुझे अपनी छोटी बहन जैसा मानती थी और मैं उसको अपनी बड़ी बहन समझने लगी थी। खुशबू की मानव से शादी को 3 साल हो चुके थे। अभी तक उन्हें कोई बच्चा नहीं था। मुझे लगता था कि दोनों पति पत्नी को बच्चों की कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि खुशबू कभी इस बारे में मुझसे कोई बात नहीं करती थी। एक दिन मैंने खुशबू को अपनी प्रेगनेंसी की खुशखबरी दी, तो वह खुशी के मारे उछल पड़ी और बोली, आरती, तुम्हारी प्रेगनेंसी से मेरी बहुत बड़ी टेंशन दूर हो गई है। अब तुम घर में ज़्यादा काम बिल्कुल नहीं करोगी। मेरी एक इकलौती ननद थी, उसका नाम सोनी था। दोनों भाई उसे बहुत प्यार करते थे। वह 22 साल की हो चुकी थी। सोनी के फाइनल एग्ज़ाम होने के बाद मेरे जेठ ने अपनी कंपनी में ही जॉब लगवा दिया था। वह सुबह भैया के साथ ऑफिस जाती और शाम को उन्हीं के साथ घर आती। खुशबू के मायके में उसके छोटे भाई अमित के अलावा दूसरा कोई नहीं था। उनका भाई पढ़ा लिखा था, इसलिए मेरे जेठ जी ने उनको भी अपनी कंपनी में जॉब दे दी थी। जल्दी ही अमित और सोनी एक दूसरे को पसंद करने लगे, लेकिन इस बात से मानव भैया बिल्कुल खुश नहीं थे। उन्होंने अपनी बीवी खुशबू के कहने पर अपने साले अमित को अपनी कंपनी में रख तो लिया था, लेकिन सोनी के लिए अमित उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। मानव भैया खुशबू के छोटे भाई अमित की जगह मेरे छोटे भाई से सोनी की शादी करवाना चाहते थे, और यह बात उन्होंने कई बार घर में कही भी थी। इसी बात को लेकर सोनी मुझसे चिढ़ती थी। उसे लगता था कि मैं अपने छोटे भाई की शादी उससे करवाने के लिए षड्यंत्र कर रही थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। सोनी मेरी ननद जरूर थी, लेकिन उससे मेरे रिश्ते अच्छे नहीं थे। सोनी के जॉब पर लग जाने से मुझे बेहद राहत मिली, क्योंकि अब वह पूरे दिन घर पर नहीं रहती। लेकिन रविवार के दिन सोनी की छुट्टी होती तो वह पूरे दिन अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। मैं सोचती थी कि मैं अपनी ननद से अच्छे रिश्ते बनाऊं, लेकिन वह अपनी तरफ से कोई पहल नहीं करती। सोनी को मुझसे कोई मतलब ही नहीं था। कोई भी बात होती तो वह अपनी बड़ी भाभी खुशबू को कहती, और खुशबू भी सोनी के आगे पीछे करती रहती। सोनी के लिए नाश्ता, चाय, खाना तैयार करना और उसके कपड़े धोना, यह सब काम खुशबू ही करती थी। एक दिन मानव भैया और सोनी दोनों जल्दी घर आए और अपने कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद मेरी जेठानी मेरे पास आई और बोली, आरती, चलो तुम्हारे भैया बुला रहे हैं। खुशबू की बात सुनकर मैं थोड़ा घबराई, क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ था जब मेरे जेठ ने मुझे इस तरह बुलाया हो। मैं अपनी जेठानी के पीछे पीछे उसके कमरे में आ गई। मुझे देखते ही भैया ने मुझे बैठने को कहा और मैं करीब ही कुर्सी पर सर नीचे किए बैठ गई। पास ही मेरी जेठानी भी बैठ गई। तो भैया ने मुझसे कहा, आरती, मैं तुम्हारे छोटे भाई से सोनी की शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम इस बारे में अपने घर वालों से बात करोगी? भैया की बात सुनकर मुझे हैरानी नहीं हुई, क्योंकि मेरे पति ने मुझसे इस रिश्ते के बारे में पहले ही बात की थी। तब मैंने उन्हें साफ साफ मना कर दिया था। लेकिन जेठ जी को मैं इस तरह का कोई जवाब नहीं देना चाहती थी, क्योंकि वह बहुत ही अच्छे आदमी थे और मैं उनकी बहुत इज्जत करती थी। मैंने कहा, भैया, मैं अपने भाई से बात कर आपको कल बता दूंगी। सोनी की हरकतें तो तुम जानती ही हो। थोड़ी सी अड़ियल ज़रूर है, लेकिन वह बुरी लड़की नहीं है। और तुम्हारे भाई को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। वह सोनी के लिए बहुत ही अच्छा पति साबित होगा। मेरी इकलौती बहन है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उसे अच्छा लड़का मिले। मैंने कहा, ठीक है भैया, सोनी मेरी भी छोटी बहन की तरह ही है। मैं भी चाहती हूँ कि उसे अच्छा पति मिले। मैं घर बात कर आपको कल बता दूंगी।
थोड़ी देर बाद मैं अपने कमरे में आ गई और अपनी माँ से बात कर उन्हें मानव भैया से हुई सोनी और अंकुर के रिश्ते वाली बात बता दी। वह तो इस रिश्ते से बेहद खुश हुई, लेकिन मैंने उनकी खुशी पर पानी फेरते हुए उनसे कहा, माँ, इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है। मैं सोनी को जानती हूँ, वह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अगर तुमसे मानव भैया फ़ोन पर सोनी के रिश्ते की बात करे तो साफ मना कर देना। माँ ने कहा, आरती, वह तुम्हारी ननद है और ननद भाभी की पटती कहाँ है आजकल। जब वह तुम्हारे भाई की बीवी बन जाएगी तो तुम्हारी उससे खूब जमेगी। तुम इस रिश्ते को मना मत करना। मैं अपनी माँ को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह तो सोनी को अपनी बहू बनाने के ख्वाब बुनने लगी थी, इसलिए मैंने फ़ोन काट दिया। उसके बाद मैंने अपने भाई को फ़ोन लगाया। मैंने अंकुर से सोनी वाली बात बताई और कहा, अंकुर, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, तुम्हें गलत रिश्ते में कभी नहीं पड़ने दूंगी। मैं मानव भैया से सीधे मना नहीं कर सकती थी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि कल जब मैं तुम्हारी उनसे बात कराऊँ तो तुम साफ कह देना कि तुम किसी और से प्यार करते हो। अंकुर ने मुस्कुराते हुए कहा, दीदी ठीक है, मैं कह दूंगा कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। दीदी, जब कल तुम्हारी मानव भैया से बात होगी तो उनसे मेरी जॉब की बात भी कर लेना। शाम को जब मेरे पति घर आए तो मैंने उनसे मानव भैया वाली बात बताई तो वह बोले, इस रिश्ते के लिए तो मैं कब से तुमसे कह रहा था, लेकिन तुम ऐसा चाहती ही नहीं हो। रजत की बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, मेरा भाई अंकुर सीधा साधा लड़का है और तुम्हारी बहन एक नंबर की नकचटी लड़की है। मेरी शादी जब से हुई है उस लड़की ने आज तक मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं की, इसलिए मैं नहीं चाहती कि वह अंकुर की बीवी बने। रजत ने कहा, आरती, सोनी हम दो भाइयों में सबसे छोटी है। जब वह छोटी सी थी तभी हमारे माँ बाप इस दुनिया से चले गए। मानव भैया ने उसे अपनी बेटी की तरह पाला है, इसलिए वह चाहते हैं सोनी की शादी अच्छे घर में हो। वैसे उसके लिए रिश्तों की कोई कमी नहीं है, लेकिन वह सोनी के लिए केवल अंकुर को ही पसंद करते हैं। फिर भी अगर तुम ये रिश्ता नहीं चाहती तो ठीक है, मैं भैया से कह दूंगा कि वह सोनी के लिए कहीं और रिश्ता ढूंढ ले। रजत की बात का कोई जवाब मेरे पास नहीं था। अगले दिन सुबह उठी तो देखा कि हमेशा की तरह मेरी जेठानी किचन में थी। मैंने कहा, भाभी, आप जब सुबह उठती हो तो मुझे भी जगा दिया करो। किचन संभालना अकेले आपकी जिम्मेदारी नहीं है। जेठानी ने कहा, तुम प्रेग्नेंट हो आरती, इसलिए तुम्हें सुबह सुबह उठकर किचन संभालने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा, भाभी, सोनिया आपके भाई से प्यार करती है और भैया मेरे भाई अंकुर से उसकी शादी करवाना चाहते हैं। यह बात आपको बुरी नहीं लगती? खुशबू ने कहा, इसमें बुरी लगने वाली कौन सी बात है? उनकी मर्जी के साथ खड़े रहना मेरा फ़र्ज है। मैंने कहा, अच्छा यह बताओ कि इतनी सुबह तुम क्या बना रही हो? खुशबू ने कहा, सोनी के लिए कॉफ़ी बना रही हूँ। मैंने कहा, छुट्टी के दिन तो सोनी दोपहर तक सोई रहती है, आज इतनी जल्दी कैसे उठ गई? खुशबू ने कॉफ़ी को बड़े से कप में रखा और मुस्कुराते हुए बोली, आरती, एक काम करो, यह कॉफ़ी लो और आज तुम ही उसके कमरे में जाओ और उसी से पूछ लेना कि वह आज इतनी जल्दी कैसे उठ गई। मैंने खुशबू के हाथों से कॉफ़ी का मग लिया और सोनी के कमरे की ओर बढ़ गई। सोनी कैसी भी थी, लेकिन आखिर थी तो वो मेरी ननद ही। उसकी शादी कहीं भी तो होगी ही और वह हमेशा के लिए विदा हो जाएगी। मनमुटाव से कुछ हासिल नहीं होता, आदमी बाद में पछताता ही है। इसलिए मैं बेझिझक सोनी के कमरे के अंदर दाखिल हो गई और सोनी को बेड पर लेटी हुई देखा। मैंने कॉफ़ी का कप टेबल पर रखा और उसके करीब जाकर बोली, सोनी, तुम्हारी कॉफ़ी लेकर आई हूँ, उठकर पी लो, वरना ठंडी हो जाएगी। सोनी ने मेरी आवाज़ सुनी तो वह हैरान हो गई थी, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि मैं उसके कमरे में उसके लिए कुछ लेकर गई थी। सोनी उठकर बैठी तो मैं टेबल से कॉफ़ी का कप उठाकर उसकी ओर बढ़ा दिया और बोली, अगर तुम रोज़ सुबह कॉफ़ी पीती हो तो कल से मैं ही बना दूंगी। सोनी ने कहा, नहीं भाभी, दरअसल कल रात से मैं सो नहीं पाई, इसलिए सुबह खुशबू भाभी से कॉफ़ी के लिए बोल दिया था। सोनी मेरी ननद थी, लेकिन उसके गुस्सैल स्वभाव की वजह से उससे कभी मजाक नहीं किया था। लेकिन आज उसका मूड देखकर मैंने मजाक के लहजे में कह दिया, कल रात तुम किसके सपने देख रही थी जो तुम्हें नींद नहीं आई? इस बात को सुनकर सोनी मुस्कुराई और उसके इस मुस्कान को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। काश मैं भी अपनी जिद छोड़कर सोनी से पहले ही अपने रिश्ते ठीक कर लेती। थोड़ी ही देर में उसने कॉफ़ी ख़त्म की और मैंने उसके हाथ से खाली कप ले लिया। तभी सोनी ने कहा, मानव भैया ने आपके भाई अंकुर से मेरी शादी करवाना चाहते हैं, लेकिन मैं उससे शादी नहीं कर सकती। मैंने कहा, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। कल भैया ने ही मुझे बुलाकर यह बात कही थी, तो मैंने अंकुर से बात की। अंकुर भी किसी और से प्यार करता है, इसलिए तुम टेंशन मत लो, यह शादी नहीं होगी।
मैं सोनी के कमरे से लौट गई। अगले दिन भी भैया जल्दी घर आए और उन्होंने फिर से मुझे बुलाकर पूछा, आरती, क्या तुमने अपने घर पर बात की? मैंने कहा, हाँ, कल ही अपनी माँ और अंकुर से सोनी के बारे में बात की, लेकिन इतना कहकर मैं खामोश हुई। तो भैया ने कहा, क्या लेकिन? क्या तुम्हारी माँ इस रिश्ते को लेकर राजी नहीं है? मैंने कहा, उसके राजी होने या ना होने का सवाल नहीं है भैया। बात यह है कि अंकुर किसी और लड़की से प्यार करता है। मेरी बात सुनकर भैया ने गहरी सांस ली और कहा, तुम अपने फ़ोन से अभी अंकुर को कॉल लगाओ और बात करो। मैं ना चाहते हुए भी उसको फ़ोन लगा दिया। फ़ोन स्पीकर पर था। उधर से अंकुर की आवाज़ आई। बोला, दीदी कैसी हो? मैंने कहा, तुम कल कह रहे थे ना कि तुम किसी और लड़की से प्यार करते हो। क्या तुम मुझे बताओगे कि वह लड़की कौन है? उसने कहा, मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ उसकी शादी हो चुकी है। मैंने कहा, अंकुर, मैं तो यह समझ रही थी कि तुम जिस लड़की से प्यार करते हो उसी से शादी करोगे, लेकिन उसने तो तुम्हें धोखा देकर शादी कर ली। अब क्या तुम जिंदगी भर कुंवारे ही रहोगे? अंकुर ने कहा, क्या पता सोनी किसी और से प्यार करती हो और मैं ज़बरदस्ती कबाब में हड्डी ना बन जाऊं। वैसे भी मैं अरेंज मैरिज के खिलाफ हूँ। जो लड़की मुझसे सच्चा प्यार करेगी मैं उसी से शादी करूँगा, वरना कुंवारा ही रहूँगा। थोड़ी देर बाद ही अंकुर का फ़ोन कट गया और उसकी बातों को सुनकर भैया परेशान होने की बजाय बेहद खुश नज़र आए। वह बोले, सोनी के लिए अंकुर से बेहतर लड़का कोई और हो ही नहीं सकता। मैंने अभी अंकुर की बातें सुनी और यह जान गया कि उसके अंदर मोहब्बत भरा हुआ है। वह अपनी बीवी के लिए दुनिया का सबसे अच्छा पति साबित होगा। अब तुम बस मेरा यह काम कर दो कि अंकुर को घर पर बुलाओ। मैं उसे अपनी कंपनी में जॉब पर रख लूँगा। सोनी भी वहीं जॉब करती है। जब दोनों एक ही जगह काम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगेंगे। भैया की बात खत्म होते ही भाभी बोल पड़ी, ज़बरदस्ती किसी से किसी को प्यार नहीं होता। सोनी की मर्जी जाने बिना उसकी किसी और से शादी करना सही नहीं है। खुशबू की बात सुनकर भैया थोड़े गुस्से वाले लहजे में बोले, खुशबू, मैं जो कर रहा हूँ सोनी के भले के लिए ही कर रहा हूँ, और यह ना भूलो कि अंकुर के परिवार का मुझ पर बहुत बड़ा एहसान भी है। इसलिए तुम इस मामले में अपनी जुबान बंद रखो तो ही अच्छा है। मेरे जेठ ने मेरे सामने ही जेठानी को फटकार लगा दी थी, लेकिन उनकी बातों से खुशबू को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वह तो खुद में मस्त रहने वाली औरत थी। मैं अपनी जेठानी के कमरे से लौटकर अपने रूम में आ गई और बीती बातें सोचने लगी। कुछ साल पहले भैया की कंस्ट्रक्शन कंपनी की एक नई बिल्डिंग बन रही थी और वह बिल्डिंग गिर गई थी। उस बिल्डिंग के नीचे दबकर 5 लोगों की जान चली गई थी। इल्ज़ाम भैया पर आ गया था। मेरे पापा तब वकील थे। उन्होंने उनका केस लड़ा जिससे वह जेल से बच गए। इसी वजह से मानो भैया खुद को मेरे पिता का एहसानमंद समझते थे और इसी एहसान की वजह से भैया अपने छोटे भाई की शादी मुझसे करवा दी थी। बिल्डिंग हादसे के 1 साल बाद ही दोनों भाइयों की शादी हो गई, लेकिन उस हादसे के बाद से भैया के कई दुश्मन बन गए थे। शादी के बाद माना भैया पर कई बार जानलेवा हमला हुआ था, लेकिन वह बच गए थे। मेरे छोटे भाई अंकुर ने इंजीनियरिंग की थी और पिछले 1 साल से बेरोजगार था। भैया के कंपनी में इंजीनियर की ज़रूरत थी। मेरे भाई ने कई बार मुझे अपनी जॉब के लिए भैया से बात करने के लिए कहा, लेकिन इस बारे में भैया से बात करने की मेरी कभी हिम्मत ही नहीं हुई। अगर एक बार मैं यह बात कह देती तो उसकी जॉब पक्की थी, लेकिन यह मुझे ठीक नहीं लगता था। आज भैया ने जब खुद ही अंकुर को जॉब पर रखने की बात की तो मुझे अच्छा लगा, लेकिन अंकुर को जॉब देने के पीछे भैया की मंशा कुछ और ही थी। हालांकि सोनी की अंकुर से शादी की बात सोचना यह भैया का बड़प्पन ही था, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर सोनी को अपने घर की बहू बनाने के पक्ष में नहीं थी। भैया का कंस्ट्रक्शन का बिजनेस था और अपनी इस कंपनी को आगे ले जाने की खातिर वो बहुत मेहनत करते थे, और अब तो उनकी छोटी बहन सोनी भी इस कंपनी में भैया का हाथ बटाने लगी थी। मेरे पति ने भी इंजीनियरिंग की थी, लेकिन वह अपने भाई की कंपनी में काम नहीं करते थे। उन्हें खेती का काम पसंद था और नई तरीके से खेती करने में सही आमदनी कर लेते थे। मैंने अंकुर से फ़ोन पर बात की और उसे जॉब वाली बात बताई तो वह बहुत खुश हुआ, लेकिन मैंने उससे कहा, इतना ध्यान रखना कि सोनी तुम्हारे काबिल नहीं है। अगर तुम सोनी से शादी करके बर्बाद नहीं होना चाहते तो जॉब के दौरान उस लड़की से दूरी बनाए रखना। मेरी जगह कोई दूसरी बहन होती तो वह अंकुर से ऐसा बिल्कुल नहीं कहती, क्योंकि सोनी अमीर घर की इकलौती लड़की थी। उससे शादी करने वाले की लॉटरी लग जाती, लेकिन मैं लालची नहीं थी। मुझे अपने भाई के भविष्य की चिंता थी। हालांकि अंकुर से शादी के लिए तो सोनी भी तैयार नहीं थी। अगले कुछ दिनों में अंकुर के जॉब पर जाने से मेरे घर वाले बेहद खुश थे और उन्हें खुश जानकर मैं भी खुश थी। अंकुर का घर में आना जाना शुरू हुआ और मैंने महसूस किया
कि मेरे भाई और मेरी जेठानी खुशबू के बीच मोहब्बत की खिचड़ी पक रही थी। मैंने कई बार अंकुर को खुशबू के बेडरूम से निकलते देखा था। यह बात मुझे अच्छी नहीं लगी, तो मैंने उसको घर आने से मना कर दिया। धीरे धीरे कुछ महीने बीत गए और मेरी डिलीवरी का वक्त भी करीब आ गया। मेरे पति ने मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया और मेरी जेठानी हॉस्पिटल में मेरे साथ रहकर मेरी सेवा में लग गई। रात के वक्त मैं अपनी बेड पर लेटी हुई थी और बगल में ही मेरी जेठानी बैठी हुई थी। मैंने उसके चेहरे की ओर देखा। मुझे उस पर बहुत दया आई, क्योंकि वह मेरी जेठानी थी और पहला बच्चा उसके कोख से होता तो उसे भी वही खुशी होती जो खुशी मुझे होने वाली थी। शायद बच्चों की खातिर ही खुशबू ने अंकुर को प्रेम के जाल में फंसाया था। मैं बहुत दर्द से गुजर रही थी, लेकिन माँ बनने के सुख से बढ़कर दुनिया में कोई दूसरा सुख नहीं होता है, और खुशबू इस सुख से अभी तक वंचित थी। इसी सुख के खातिर खुशबू ने गलत रास्ता चुन लिया। मैंने करीब बैठी खुशबू के हाथों को पकड़ा और धीमी आवाज़ में उससे पूछा, क्या आप अंकुर से सच्चा प्यार करती हो? मेरे सवाल पर गुलाब की तरह खिला उसका चेहरा तुरंत मुरझा गया। उसने मेरी ओर देखे बिना मेरे हाथों से अपने हाथों को खींचकर अलग कर दिया। मैं अच्छी तरह समझ चुकी थी कि अंकुर जिस शादीशुदा औरत से प्यार करता था, वह कोई और नहीं बल्कि मेरी जेठानी ही थी। वो बोली, आरती, मैं और अंकुर कॉलेज में साथ ही पढ़ते थे। मैं तब से उसे चाहती हूँ। मेरा शक बिल्कुल सही निकला। मेरे भाई अंकुर की वही प्रेमिका थी जिसकी वजह से उसने कभी शादी ना करने की कसम खाई थी। मैंने पूछा, तो तुमने अंकुर से शादी क्यों नहीं की? खुशबू ने धीमी आवाज़ में कहा, मानव ने मेरी ज़िंदगी बचाई थी, इसलिए मैं आज उनकी बीवी हूँ। मैंने पूछा, उन्होंने तुम्हारी जान बचाई तो तुम उन्हें धोखा क्यों दे रही हो? मेरे सवाल पर वह खामोश हो गई। आधी रात को मेरे पेट में तेज़ दर्द उठा। मैंने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया और 2 दिन बाद हम लोग घर आ गए। अगले दिन घर में बहुत काम था और घर के सारे काम को खुशबू ने अकेले ही निपटा दिया। शाम को जब खुशबू को थोड़ी फुर्सत मिली तो मेरे पास आई और बोली, आरती, कल सुबह मैं अपने मायके जा रही हूँ। खुशबू की यह बात सुनकर मैं काफ़ी हैरान हुई, क्योंकि मेरी शादी के बाद उसको कभी मायके जाते हुए नहीं देखा था। मैंने पूछा, भाभी, सब ठीक तो है ना? उसने कहा, मायके में मेरा कोई नहीं है, लेकिन मेरे नाम ज़मीन है जिसे मैं बेचने जा रही हूँ। यह काम निपटाने में 1 सप्ताह लग जाएगा। मैंने कहा, लेकिन आप वहाँ 1 सप्ताह कहाँ रहोगी? खुशबू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वह मेरा पुश्तैनी घर है, मैं अपने घर में ही जाकर रहूँगी। अगली सुबह मैं उठी तो पता चला कि खुशबू अपने भाई के साथ निकल चुकी थी। रात को भैया जल्दी आ गए, लेकिन सोनी उनके साथ नहीं आई। मैंने उनसे पूछा, भैया, सोनी आपके साथ नहीं आई? भैया ने कहा, वह ऑफिस के बाद अपनी किसी सहेली की पार्टी में जाने वाली थी। उसने कहा था कि भैया आप निकल जाना, मैं रात को घर आ जाऊंगी। मैं सबको खाना खिलाने के बाद रात तक सोनी का इंतज़ार करती रही। भैया ने कहा कि तुम खाकर सो जाओ, वह पार्टी से खा पी कर आएगी। मैं जगा हुआ हूँ, वह आएगी तो दरवाज़ा खोल दूंगा। उस रात सोनी नहीं आई और अगले दिन से उसकी तलाश शुरू हो गई। शाम तक जब सोनी का कोई पता नहीं चला तो भैया बेहद घबरा गए और उन्होंने पुलिस में सोनी के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। भैया की परेशानी और बढ़ गई जब सोनी के साथ खुशबू और उनके भाई का भी फ़ोन स्विच ऑफ आने लगा। भैया उन लोगों को ढूंढने के लिए भाभी के मायके निकल गए और अगले दिन शाम को जब वापस आए तो उन्होंने बताया कि खुशबू अपनी प्रॉपर्टी बेचकर कल ही उधर से जा चुकी है। सोनी और खुशबू एक ही दिन गायब हुई थी। 2 दिन बीतने के बाद जब खुशबू का कोई भी पता नहीं चला तो भैया ने खुशबू के गुमशुदा होने की रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी। यह सभी के समझ के बाहर की बात थी कि आखिर दोनों कहाँ गायब हो गई। खुशबू को रुपए की ज़रूरत थी तो उसे अपनी प्रॉपर्टी बेचने की क्या ज़रूरत थी, और अपनी प्रॉपर्टी बेचकर वह कहाँ चली गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके रुपए हड़पने के लिए किसी ने उसका किडनैप कर लिया हो? पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही थी, लेकिन ऐसा कोई सुराग नहीं मिला। सोनी खुशबू के भाई से प्यार करती थी, लेकिन भैया उसको पसंद नहीं करते थे। इतनी सी बात के लिए उसे घर से भागने की क्या ज़रूरत थी? धीरे धीरे 6 महीने गुजर गए। सोनी और खुशबू एक साथ गायब होने के गम में भैया की तबीयत खराब रहने लगी थी। खुशबू और सोनी के गायब होने के 1 साल बाद भैया की हालत ऐसी हो गई कि उन्हें अस्पताल में एडमिट करवाना पड़ा और एक सुबह वह हमेशा के लिए खामोश हो गए। दोपहर तक भैया की बॉडी घर आ गई। जब उन्हें नहलाकर श्मशान ले जाने की तैयारी हो रही थी, तभी एक बड़ी सी गाड़ी मेरे घर के सामने रुकी। उसमें से खुशबू बाहर निकली और भैया के सामने आकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। उनको हंसता देखकर मेरे साथ वहाँ खड़े बाकी लोग भी हैरान थे। थोड़ी देर में मेरे पति और बाकी लोगों ने भैया की बॉडी को उठाकर अंतिम यात्रा की ओर बढ़ गए। घर से भैया की लाश के उठते ही मैं सीधे खुशबू के पास गई
और सबके सामने एक जोरदार तमाचा उसके गालों पर जड़ दिया। मेरे आंगन में ज़्यादातर औरतें ही थीं। मेरी थप्पड़ की गूंज इतनी थी कि वहाँ खड़ी औरतें ये नज़ारा देखने लगीं। मुझे लगा कि मेरे हाथ से थप्पड़ खाने के बाद खुशबू चली जाएगी, लेकिन वह घर पर ही रुक गई। रात हो चुकी थी। ज़्यादातर लोग अपने अपने घर जा चुके थे। खुशबू मेरे कमरे में जाकर लेटी हुई थी। थोड़ी फुर्सत मिली तो मैंने उससे पूछा, तुम्हें इस तरह गायब होने की क्या ज़रूरत थी? तुम्हारे गम में भैया की मौत हो गई है। खुशबू ने कहा, मैंने जो किया अच्छा किया। अपनों के गम में मानव तड़प तड़प कर मरे, मैं तो यही चाहती थी। खुशबू की बात सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मैं बोली, वो तुमसे इतना प्यार करते थे, उस आदमी के बारे में इतनी घिनौनी बात बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्ही ने अस्पताल में मुझसे कहा था कि भैया ने तुम्हारी जान बचाई थी और तुमने उसी की जान ले ली। उसने कहा, आज से 5 साल पहले मानव एक बिल्डिंग बना रहा था। उसके लालच की वजह से वह बिल्डिंग गिर गई। बिल्डिंग के बगल में ही मेरा घर था, जिसमें मेरे माँ बाप भाई बहन सब थे, और बिल्डिंग के मलबे के नीचे दबकर मेरी पूरी फैमिली एक पल में ख़त्म हो गई। बस मैं और मेरा छोटा भाई बच गया। हम दोनों भाई बहन महीनों तक अस्पताल में रहे। तुम्हारे पापा उस वक्त वकील थे और रुपए के लालच में उन्होंने मानव का केस अपने हाथों में ले लिया और केवल 6 महीने में ही मानव कोर्ट से बरी हो गया। मानव ने मेरे और मेरे भाई के इलाज का खर्च उठाया और मेरे परिवार की मौत के बदले उसने कुछ ज़मीन मेरे नाम की थी। मानव को लगा कि इससे मेरे अंदर बदले की भावना शांत हो जाएगी, लेकिन मैंने भी ठान लिया था कि मैं मानव और तुम्हारे पापा से अपने परिवार का बदला लेकर रहूँगी। इसी बीच तुम्हारे पापा की मौत हो गई, लेकिन मानव जिंदा था। मुझे पता चला कि तुम्हारे पापा की मौत के बाद मानव ने अपने छोटे भाई की शादी तुमसे कर दी, तो मैं मानव के सामने अपनी शादी का प्रस्ताव रखा और वह मुझसे शादी को तैयार हो गया। मैंने तुम्हारे भाई अंकुर को अपनी झूठी मोहब्बत के जाल में फंसाया था, ताकि वह मेरे कहने पर मानव की हत्या कर दे। अगर वह मानव की हत्या में कामयाब हो जाता तो मेरा दोनों बदला पूरा हो जाता और तुम्हारा भाई मानव की हत्या के जुर्म में जेल में होता। तुम्हारा बाप नरक में बैठा यह सब देखकर अपनी वकालत को कोस रहा होता। लेकिन बेवकूफ़ अंकुर ने 3 बार कोशिश की, लेकिन तीनों बार वह मानव की हत्या में नाकामयाब रहा। इसी बीच मैंने मानव से कहकर अपने छोटे भाई को जॉब लगवा दी, ताकि सोनी और मेरे भाई के बीच प्यार हो सके। मेरे भाई से सोनी की नज़दीकी शुरू हुई तो मानव घबरा गए और उन्होंने तुम्हारे भाई को जॉब पर रख लिया। एक दिन मुझे सोनी ने प्रेग्नेंट होने की बात बताई तो मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। मानव अपनी बहन से बहुत प्यार करता था और वह मेरे बिना भी नहीं रह सकता था। अगर दोनों उसकी ज़िंदगी से गायब हो जाए तो वह दोनों के गम में पागल होकर मर जाएगा। इसी योजना के तहत मैंने वह ज़मीन बेच दी और सारा रुपया लेकर घर से निकल गई। मैंने सोनी को भी घर से भगाने के लिए उकसाया और वह मेरी बात मानकर उस रात भाग गई। मैं इस रुपए से दूसरे जगह घर खरीदा और तब उसी घर में सोनी भी मेरे भाई के साथ रहती थी। तुम चाहो तो यह सारी बातें अपने पति से बता सकती हो, लेकिन याद रखना कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया, बल्कि जो किया उस पर मुझे गर्व है। घर से बाहर मैं अपने पति की आवाज़ सुनी तो बाहर निकल गई और जब वापस कमरे में आई तो खुशबू वहाँ से जा चुकी थी।